Hello everyone. We are reading the chapter number 1 of civics for class 9th और इस चैप्टर में हमने अभी तक रीड किया था डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी थी हमने क्या है। उसके बाद हम आए थे फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं उसमें फ़र्स्ट फीचर हमने पढ़ा था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी जो मेजर डिसीजन है उस देश के वो कौन लेगा, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो। उसके बाद हम आए थे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी जो इलेक्शंस हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी से होने चाहिए, ऑनेस्टी से होने चाहिए और जो वोटर है उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपना वोट कास्ट करने की। उसके बाद हमने लास्ट फीचर पढ़ा था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर एक पर्सन की जो वोट की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए और उसको एक ही वोट कास्ट करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये 3 फीचर्स हमने गो थ्रू किए थे लास्ट पार्ट में। अब हम आए हैं नेक्स्ट फीचर पे डेमोक्रेसी के। उस फीचर का नाम है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी क्या है ये रूल ऑफ लॉ, क्या होता है और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, किसके राइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। लेट्स रीड। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइल्ड माइनॉरिटी रूल इन 1980, यानी 1980 में जिम्बाब्वे ने वाइट माइनॉरिटी से अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया था, अपने आप को आज़ाद किया था। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ZANU PF, तो ZANU-PF यानी ZANU PF एक वहाँ पर पार्टी थी जहाँ जो उस देश की आज़ादी से लेकर जो है लगातार इलेक्शंस जीत रही थी। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था उसी तरह से जो जिम्बाब्वे है वहाँ पर भी पार्टी का नाम था ZANU PF, जिसने वहाँ का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको लेड किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, जो इसका लीडर था पार्टी का उसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे और वो रूल कर रहा था इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक जिम्बाब्वे को। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU PF, तो इलेक्शंस लगातार हो रहे थे लेकिन जीत कौन रहा था, ZANU PF पार्टी। President Mugabe was popular but also used unfair practices in elections. जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे वो पॉपुलर थे लेकिन वो काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए, यानी बहुत सारे हथकंडे और गलत तरीके इस्तेमाल करते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, तो जब भी उनकी गवर्नमेंट आती थी तो कुछ ना कुछ कानूनों में बदलाव करके वो अपने आप को लेस अकाउंटेबल बनाते थे, मींस कि अपने आप को कम जवाबदेही उनको देनी पड़े, इस तरह के कानून में फेर बदल करते थे कि उनको जनता को ज़्यादा जवाब ना देना पड़े कि वो क्या कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड, जो ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उनको हरास किया जाता था। एंड देयर मीटिंग्स डिस्टरप्टेड, उनकी मीटिंग्स को डिस्टरप्ट किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट and demonstration against the government were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. तो वहाँ पे इस तरह के रूल्स और लॉज बना दिए गए थे कि प्रेसिडेंट को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन्स। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट, तो एक तरह से मीडिया को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। जो टीवी और न्यूज़पेपर वाले हैं वो जो मर्जी नहीं दिखा सकते थे और वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है बोल नहीं सकते थे, अगर वो ऐसा करते थे तो उनको हरास किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट्स जजमेंट्स एंड देन वेंट अगेंस्ट इट एंड द pressurized judges. He was forced out of office in 2017. तो काफ़ी सारी चीज़ों पर इन्फ्लुएंस था किसका, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट जो थी वो जजेस को भी कंट्रोल कर रही थी और उनको प्रेशराइज़ किया जाता था और उनके फेवर में जजमेंट लेने के लिए अगर कोई भी ऐसा मैटर हो जाता था तो जजेस को भी प्रेशराइज़ किया जाता था वहाँ पर। The example of Zimbabwe shows that the popular approval of the rulers is necessary in democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. तो जिम्बाब्वे ने ये दिखाया कि ज़रूरी नहीं कि हम पॉपुलर हैं या कोई भी गवर्नमेंट पॉपुलर है तो वो सही होगी, ऐसा नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी
अनडेमोक्रेटिक, तो पॉपुलर जो गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं. पॉपुलर लीडर्स कैन बी autocratic. If we wish to assess the democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. तो elections को देखना अच्छी बात है कि हम election को जीतते हैं, लेकिन election के बाद और पहले की situation को देखना भी बहुत important है कि एक देश में लोग क्या चाहते हैं. देयर शुड बी सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार अच्छे से करें और हम दूसरी पार्टीज़ को आगे ना आने दें. तो उनको भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होने का पूरा मौका देना चाहिए. इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस, दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट some basic rights of citizens. They should be free to think, to have options, to express these in public. तो लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो अगर वो डेमोक्रेसी में रहते हैं कि उनके पास डिसीजन लेने का अधिकार हो, उनके पास चॉइसेस हों. अगर उनके पास चॉइसेस ही नहीं होंगी तो वो वोट कास्ट किसको करेंगे? एक ही पार्टी को अगर वोट कास्ट करेंगे तो शायद वो फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते. एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ. सभी के सभी जो हैं कानून की नज़र में इक्वल हो. यही रूल ऑफ लॉ कहता है कि सभी के सभी जो हैं जितने भी सिटीजन्स हैं देश के, वो कानून की नज़रों में बराबर हों. दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट judiciary whose ordered are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. तो इन सभी rights के बारे में हम chapter 5 में further read करेंगे. Similarly, there are some conditions that apply to the way of government is run after the elections. The democratic government cannot whatever it likes. तो democratic government वो नहीं है कि एक बार हमने election जीत लिया तो that doesn't mean कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे. Simply because he has won the election, it has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि इलेक्शन जीत लिया तो वो मनमाने ढंग से कुछ भी अप्लाई करेंगे कंट्री पे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट जो जितना भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं हम उनको हरास नहीं कर सकते. Every major decision has to go through a series of consultation. Every office bearer has a certain rights and responsibility assigned by the constitution and the law. जो भी सत्ता में लोग आते हैं उनके कुछ rights भी हैं और कुछ responsibility भी हैं towards the nation. Each of these is accountable not only to the people but also to the independent officials. We shall read more about this in chapter 4. तो ये अकाउंटेबल हैं, ये जनता को जवाबदेही इनकी बनती है कि इन्होंने कौन सा काम क्यों किया और उसका रीज़न क्या रहा. बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. यही जो है जो फोर्थ फीचर देती है डेमोक्रेसी का, वो क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीज़न राइट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस में रहती है? विद इन लिमिट्स. उन लिमिट्स में रहती है जो सेट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कानून कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. और सिटीज़न के राइट्स का भी वो ध्यान रखती है. अदरवाइज़ अगर ये नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के ख़िलाफ़ जाती है या अपने ही लॉज बनाना शुरू कर देती है, या फिर सिटीज़न्स के राइट का ध्यान नहीं रखा जाता, तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते. उसके बाद हम आते हैं समरी डेफिनेशन पे कि हम कंसाइज करके एक समरी कैसे दे सकते हैं डेमोक्रेसी की. लेट अस सम अप द डिस्कशन. सो फार वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट, हमने एक सिंपल डेफिनेशन से शुरू किया था. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. ये तो है सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जिसमें रूलर्स जो हैं वो कौन इलेक्ट करता है? लोग. वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट. तो ये जो है एडिक्वेट नहीं रहेगी, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी अगर हम कुछ एक वर्ड्स जो हैं इसमें
इस्तेमाल नहीं करते. थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्कड आउट ऑफ 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो डेमोक्रेसी अब क्या हुई, इन फीचर्स को पढ़ के हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि डेमोक्रेसी क्या है. रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल दैट टेक्स द मेजर डिसीजन. सबसे पहले तो रूलर्स कौन होते हैं, जो ऐसे लीडर्स जो कि लोगों के द्वारा चुने गए हों, वही रूलर्स बनेंगे और वही मेजर डिसीजन जो है देश के लेंगे. उसके बाद है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स. लोगों के पास ये पूरी आज़ादी होनी चाहिए. जो इलेक्शंस हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि लोग जो हैं अपने रूलर्स को चेंज भी कर सकें और उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी, कि वो अपने लीडर्स को चूज़ कर सकें और उसको चेंज भी कर सकें. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. तो ये जो है सभी लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे समाज का एक तबके को हम ये राइट दे दें वोटिंग का और ये सब रूलर्स बदलने का, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं वो रह जाएं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवानी चाहिए वोट कास्ट करने की और अपना रूलर चुनने की. द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीज़न राइट्स. तो अब जो भी गवर्नमेंट चुनी जाए उसको चाहिए कि वो गवर्नमेंट की लिमिट में रहते हुए काम करें. यानी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स सेट किए हैं या जो लॉज सेट किए हैं, जो सिटीजन्स के राइट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही वो आगे बढ़े और काम करें. उसके बाद है वाई डेमोक्रेसी. अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स हमने देखे. अब हम आए हैं टॉपिक नंबर 1.3 पे, वाई डेमोक्रेसी. An argument broke out the Madam Langdor's class. She has finished the teaching the previous section, what is democracy, and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. तो अब हम इतने सारे फीचर्स पढ़ने के बाद क्या हमें लगता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो अनडाउटेडली बिल्कुल है. अगर हम कहें कि एज अ सिटीज़न अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर जो है मेरिट्स पे डिबेट किया हुआ है. ये डिबेट आप खुद पढ़ेंगे. उसके बाद मैं आती हूँ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं डेमोक्रेसी के? अब ये तो फीचर्स तो हमने पढ़ लिए, अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली डेमोक्रेसी की, कि क्या क्या जो है डेमोक्रेसी के गुड पॉइंट्स हैं वो हमने रीड कर लिए. क्योंकि जब डेमोक्रेसी में पूरी तरह से एक सिटीज़न को आज़ादी दी जाती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. उसको पूरा हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके. वो जिसे चाहे वोट दे, जिसे चाहे वो चेंज करे. इट इज़ टोटली अप टू द वोटर्स ऑफ दैट एरिया ऑफ दैट कंट्री. तो नेक्स्ट हम आए हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पे. तो लेट्स रीड. दिस कन्वर्सेशन हैड मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट रूटीनली here against democracy. Let us go over some of these arguments. अब डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हर चीज़ में होते हैं. तो डेमोक्रेसी में क्या ड्रॉबैक्स हैं? फर्स्ट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी. तो लीडर्स जो हैं लगातार चेंज होते हैं डेमोक्रेसी में. ऑब्वियसली लोग जो हैं पहले एक पर्सन को चुनते हैं, फिर अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता, फिर नेक्स्ट प्लान में वो नेक्स्ट गवर्नमेंट को लाते हैं. तो लीडर्स चेंज होते रहते हैं और इससे कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आती है देश में. उसके बाद है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. तो डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है? इलेक्शन पे. अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी बिल्कुल हिल जाएगी. तो डेमोक्रेसी जो है सिर्फ कंपटीशन पे डिपेंड है और पावर प्ले पे डिपेंड है कि किसमें कितनी पावर है, कौन कितने वोटर्स को खुश कर सकता है, उस पर डिपेंड है. देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी. तो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं लोग जो है इलेक्शंस में वोट पाने के लिए. तो मोरालिटी कहीं ना कहीं इससे कहूँगी आहत होती है. उसके बाद सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज. तो काफ़ी सारी लोगों से हमें सहमति बनानी पड़ती है, तो इसलिए डिले भी होता है काफ़ी डिसीजंस में. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन एक पर्सन ने ले लिया और बात ख़त्म हो गई. नो,
तो पहले एक सदन में पारित होगा, फिर दूसरे सदन में पारित होगा। कोई भी कानून है, कुछ भी, उस पर बहुत सारी बहस होएगी, तब जाकर हम उस चीज़ को चेंज कर पाएंगे या उस चीज़ को एप्लीकेबल कर पाएंगे देश में। तो कई बार इससे डिलेज़ भी होते हैं, यानी देर भी हो जाती है वो डिसीजन लेने में। उसके बाद है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। कई बार इलेक्टेड लीडर्स को पता ही नहीं होता कि लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं, सभी लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं। वो तो बस वोट दिया है उसको और वो जीत गया, लेकिन उसको असली में पता ही नहीं कि मुझे मैं किस एरिया में काम करूं कि लोगों की भलाई हो। तो ये भी कई बार हुआ है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने अकॉर्डिंग टू द पीपल काम नहीं किया, तो उससे उसके बैड डिसीजंस का इफ़ेक्ट पड़ता है वहाँ की जनता पर। उसके बाद है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन पर बेस्ड हैं तो करप्शन भी, भ्रष्टाचार आता है, लोग पैसे देकर वोट खरीदते हैं, बहुत सारे इलेक्शन को बहुत तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, तो उससे करप्शन आता है। उसके बाद है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। तो जो सामान्य जनता है उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए अच्छा क्या है। दे शुड नॉट बी डिसाइड एनीथिंग। तो कई बार जो है लोग इतने पढ़े लिखे या इतने लिटरेट नहीं होते कि वो जो है अपने लिए सही डिसीजन ले पाए कि उनकी असली प्रॉब्लम क्या है और कोई उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इग्नोर्ड रहते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि सही क्या है उनके लिए। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? Which of these arguments apply mainly to democracy? Which of these can apply to misuse of any form of government? Which of these do you agree with? तो आप जो हैं क्या ये जो डीमेरिट्स दी हैं क्या इनसे एग्री हैं? क्या ऐसा होता है डेमोक्रेसी में या नहीं, वो आपको सोचना है। Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country and other parts of the world. Democracy as a form of government only ensures that people take their own decisions. तो डेमोक्रेसी कोई मैजिकल पावर नहीं है कि एक देश में हमने लागू की और सब कुछ सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी अगर हम वाकई में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं। सिर्फ इसमें हाँ ये बेनिफिट ज़रूर है कि पीपल को अपना डिसीजन लेने का पूरा मौका दिया जाता है। दिस डज़ नॉट गारंटीड दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। अब अगर लोगों ने सही डिसीजन ना लिया तो उनको सफ़र भी करना पड़ेगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिलेज एंड in decision making. It also true that democracy lead frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decision and affect the government efficiency. कई बार बड़े बड़े डिसीजन जो है वो डिले हो जाते हैं या मतलब उससे जो गवर्नमेंट है उसकी एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी अगर गवर्नमेंट सही डिसीजन ना ले पाए तो देश को काफ़ी उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक है। These arguments shows that the democracy of the kind we see may not be an ideal form of government. अगर ये सब होता है, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं डेमोक्रेसी में, तो वो देश के लिए अच्छी नहीं है। But that is not the question we face in real life. The real question we face in different is democracy better than the other forms of government that are there for us to choose from. तो अब देखना ये है, इतने सारे ड्रॉबैक्स होते हुए भी, इतनी सारी मेरिट्स होते हुए भी क्या डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो आपको सोचना है। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। चाइना फेमाइन इन 1958-61 was a worst recording famine in the world history. Nearly 3 crore people died in famine. तो ये जो है चाइना में एक फेमाइन आया था जिससे कि भूखमरी हो गई थी लोगों में और 3 करोड़ के करीब जो हैं लोग मर गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। तो इंडिया की भी इकॉनमी बहुत हिल गई थी उन दिनों। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ काइंड ऑफ चाइना हैड। लेकिन इंडिया की हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी कि चाइना की थी। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन 2 कंट्रीज़। तो ये ऐसा क्यों था कि इंडिया में हालत बुरी नहीं थी फेमाइन से और चाइना में बहुत बुरी थी? क्योंकि दोनों में जो गवर्नमेंट थी वो डिफरेंट फॉर्म्स की थी।
government policies in the two countries, the existence of the democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. ऐसा देखा गया है कि जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें ज़्यादा फेमाइन आने पे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने पे ज़्यादा अच्छे से उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, मैं कहूँगी. They point out that no large-scale famine has ever taken place in independent and democratic country. If the China too had multi-party elections and opposition party and a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. अगर चाइना में भी इस तरह की सरकार होती या कोई ऑपोजिशन होती जो गवर्नमेंट के डिसीजन को जो है पॉइंट आउट कर सकती या मीडिया उसको हाईलाइट करती, तो शायद चाइना में इतने लोगों की डेथ नहीं होती ड्यू टू फेमाइन. This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of people. Because democracy इसीलिए अच्छी है क्योंकि वो needs of people पे respond करती है. That means कि जो वहाँ के लोगों की need है उस पर respond करना पड़ेगा, otherwise लोग जो है सरकार next plan में बदल देंगे. A non-democratic government can be respond to people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule. तो कहता है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी लोगों के भलाई के लिए काम कर सकती हैं, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी है, उसमें लोग कुछ नहीं कर सकते. लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों के लिए अकाउंटेबल होगी वो गवर्नमेंट, उसको जवाब देना पड़ेगा अगर उसने काम नहीं किया. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ज़रूरी नहीं कि वो काम ना भी करे तो उसको वो अकाउंटेबल हो. But it all depends on the wishes of the people who rule. If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. तो डेमोक्रेसी क्या रिक्वायर है इसमें कि रूलर को लोगों की नीड पर रिएक्ट करना पड़ेगा, लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों का क्या वेलफेयर है, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, वो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा. अदरवाइज़ लोग जो है वोट कास्ट नहीं करेंगे उस पार्टी को. The democratic government is a better government because it is a more accountable form of the government. तो यही सबसे बड़ा फीचर है इसका कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अकाउंटेबल है, इसको जवाबदेही करनी पड़ेगी लोगों को, अदरवाइज़ इसको थ्रोन आउट कर देंगे लोग, इसको वॉश आउट करेंगे देश से अगर ऐसा इस गवर्नमेंट ने नहीं किया. तो इसी के साथ ही हम ये जो पार्ट है बहुत मेरे ख्याल से लॉन्ग हो गया है, तो हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा. नेक्स्ट पार्ट में हम और फर्दर पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.